देखो राधिका, मैं समझती हूँ कि ये प्रोजेक्ट तुम्हारी लाइफ का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन वो लोकेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आए दिन वहाँ कितनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं बेटा, प्लीज मत जाओ वहाँ। देखो माँ, मैं एक एक्ट्रेस हूँ। अगर मैं ऐसी लोकेशन पर जाने से डरने लगी तो मेरा आधा करियर तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। राधिका ने पहले कुछ छोटी मोटी टीवी सीरीज में काम किया था, लेकिन इस बार उसे एक हॉरर मूवी के डायरेक्टर ने अपनी मूवी में कास्ट किया था। राधिका अपने घर से दूर फिल्म सिटी में अपनी पहली फिल्म की शूटिंग के लिए गई। ये लो राधिका, ये तुम्हारी स्क्रिप्ट है, इसे अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद कलम शूट शुरू कर देंगे। विक्रम तुम्हें रिहर्सल रूम दिखा देगा। विक्रम राधिका को रिहर्सल रूम में लेकर गया। राधिका वहां बैठकर सामने मिरर में देखती हुई स्क्रिप्ट पढ़कर अपने सीन्स की प्रैक्टिस करने लगी। मैं सच कह रही हूँ यश, मैंने अभी अभी वहाँ पर किसी परछाई को देखा है, सचमुच। परछाई को देखा है? अरे ये आवाज किसकी है? यहाँ पर आवाज एको हो रही है क्या? खैर छोड़ो, मैं दोबारा से प्रैक्टिस स्टार्ट करती हूँ। दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। बार बार से उस भारी आवाज को सुनकर राधिका रिहर्सल रूम से उठकर डायरेक्टर के पास गई। सर, रिहर्सल रूम में मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, अजीब सी आवाज आ रही है वहाँ पर। प्लीज आप मुझे कोई दूसरा रूम दे दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम ऊपर वाला रूम ले लो। सुबह 4 बजे हम शूट स्टार्ट कर देंगे, तो लेट मत होना। हाँ ठीक है, ओके सर। राधिका अपना सामान लेकर ऊपर वाले रूम में चली गई। वो रूम में लगे शीशे के सामने बैठकर फिर से अपने सीन्स की प्रैक्टिस करने लगी। तुम मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते हो यश? मैं सच कह रही हूँ, कोई है जो हमेशा मेरे आस पास रहता है, उसकी नजर हमेशा मुझ पर रहती है। प्लीज तुम यहाँ से चलो, वरना वो मुझे मार देगी। तुम्हें मार देगी? ओहो, फिर से वही आवाज, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। गड़बड़ तो है यहाँ पर। राधिका उस आवाज को सुनकर पहले ही बहुत घबराई हुई थी। तभी अचानक किसी ने बहुत जोर से रूम का गेट बंद किया। हे भगवान, लगता है आज डर के मारे मुझे हार्ट अटैक ही आ जाएगा। राधिका ने गेट खोलकर देखा तो सामने वेटर खाना लेकर आया था। उसने खाना खाया। सीन की जितनी प्रैक्टिस करनी थी मैंने तो कर ली, अब जो होगा सुबह देखूंगी। इस स्क्रिप्ट को पढ़ पढ़ कर मेरे दिमाग पर इसका असर होने लग रहा है। रिलैक्स होकर राधिका सो गई। अगली सुबह उसने 3 बजे का अलार्म लगाया था। 4 बजे शूट शुरू होना था, इसीलिए वो नहा धोकर तैयार होने लगी। उसने शीशे में ध्यान से देखा तो उसे अपने पीछे एक बेहद भयानक औरत दिखाई दी। उसने रेड कलर का बहुत सुंदर गाउन पहना हुआ था, लेकिन जैसे ही राधिका ने उसके चेहरे की ओर देखा तो डर के मारे उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उस औरत ने अपने हाथों से अपनी गर्दन को मरोड़कर अपने सर से अलग कर दिया। राधिका ने हिम्मत करके पीछे देखा तो वो औरत अचानक उसके सामने से गायब हो गई। उसकी चीख की आवाज सुनकर पास के रूम वाले सब लोग भाग आए। राधिका ने किसी को कुछ नहीं बताया और शूट के लिए चली गई। वेरी गुड राधिका, एक्सप्रेशन को थोड़ा और अच्छा करो कि तुम बहुत ज्यादा डर रही हो, जैसे अचानक किसी आत्मा ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। डायरेक्टर के इतना कहते ही किसी अदृश्य शक्ति ने राधिका के हाथ को बहुत कसकर पकड़ लिया। तभी डर के मारे राधिका जोर जोर से चीखने लगी। What the hell, ये क्या कर रही हो तुम? इतना अच्छा सीन खराब कर दिया, सब कुछ दोबारा से शूट करना पड़ेगा। आई एम सॉरी सर, बट किसी ने सच में मेरा हाथ पकड़ लिया था सर, सचमुच। What nonsense! कल तुम्हें रिहर्सल रूम में किसी की आवाजें आ रही थी, आज कोई तुम्हारा हाथ पकड़ रहा है। पागल हो गई हो क्या? ड्रग्स लेकर तो नहीं आई हो ना? नहीं सर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ऐसा कुछ नहीं करती। देखो, ये तुम्हारी पहली हॉरर मूवी का शूट है, इसलिए घबराओ मत और ध्यान से काम करो। नेक्स्ट टेक। डायरेक्टर ने फिर से टेक शुरू किया। तुम बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो यश? इस घर में किसी बुरी आत्मा का साया है। तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया। इतनी बार बोला कि नींद की दवाइयां मत खाया करो, जानती हो ना कैसी हेलुसिनेशन होती है फिर तुम्हें, लेकिन उसके बाद भी दवाइयां लेनी बंद नहीं करती हो। वो अभी भी तुम्हारे पीछे खड़ी है यश, जाओ यहाँ से।
प्लीज चली जाओ यहाँ से। राधिका के ऐसा कहते ही उसे सचमुच अपने को एक्टर के पीछे वही सरकटी औरत दिखाई दी। उसे देखकर राधिका अचानक से बौखला गई। जाओ यहाँ से, दूर हट जाओ। मैं तुम्हें खुद को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी। जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। वो सरकटी औरत लगातार राधिका के पास आ रही थी। उसे देखकर राधिका खुद पर से अपना आपा खोती जा रही थी। कोई रोको इसे, ये मार देगी मुझे। मुझे बचाओ प्लीज, प्लीज मुझे बचाओ। एक्सीलेंट शूट, बिल्कुल नेचुरल एक्सप्रेशंस। कट कट कट। चली जाओ यहाँ से चली जाओ प्लीज, चली जाओ। राधिका, राधिका होश में आओ, सीन खत्म हो चुका है। राधिका, आर यू ऑल राइट? नहीं, तुम्हारे पीछे वो औरत है। वो हम दोनों को मार देगी। देखो देखो उसकी गर्दन से कैसे खून बह रहा है। तुम्हें भी मार देगी वो है, पीछे है वो। काम डाउन राधिका, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। सीन खत्म हो चुका है। राधिका, राधिका। राधिका के को एक्टर ने उसे कंधे से पकड़कर जोर से हिलाया तो अचानक मानो राधिका का सम्मोहन टूटा। वो लाल गाउन वाली सरकटी औरत अचानक उसके सामने से गायब हो गई और सेट पर लगी हुई लाइट्स की बहुत तेज रोशनी सीधा राधिका की आंखों पर पड़ती। तभी सेट पर लगी हुई सभी लाइट्स अचानक से फ्लिकर करने लगी। राधिका के ठीक ऊपर लगी लाइट्स में अचानक से ब्लास्ट हुई, लेकिन उसके को एक्टर ने सही समय पर उसे दूसरी तरफ खींच लिया। ये सब क्या हो रहा है? तुम लोगों को पता था कि आज यहाँ पर शूट होने वाला है, उसके बाद भी ऐसा अरेंजमेंट किया है? अगर अभी एक्ट्रेस को कुछ हो जाता तो कौन जवाब देता उसका? तुम ठीक हो ना राधिका? हाँ सर, मैं ठीक हूँ सर, लेकिन यहाँ पर कुछ ठीक नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। अरे यार राधिका, बस करो प्लीज। तुम अपने रूम में जाकर रेस्ट करो। लगता है तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है, इसीलिए हेलुसिनेशन हो रहे हैं तुम्हें। जब तक मैं अच्छे से सारा इंस्पेक्शन नहीं कर लेता तब तक दोबारा शूट स्टार्ट नहीं होगा। आप सब तब तक अपना रिहर्सल करो। सभी लोग वहां से जाने ही वाले थे कि तभी उन्हें वहां पर किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। आवाज पीछे की तरफ से आई थी, इसीलिए सभी पीछे की तरफ गए। उन्होंने बहुत देर तक देखा देखी की, लेकिन वहां पर कोई नहीं दिखा। तभी अचानक राधिका की नजर पीछे की तरफ पड़ी और उसने वहां जो देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। डर के मारे वो जोर जोर से चीखने लगी। What the hell राधिका, इतनी जोर से क्यों चीख रही हो तुम? सर, वो देखिए, वहाँ वो लाइटमैन। राधिका की उंगली का इशारा पाकर जैसे ही सबने उस तरफ देखा तो उन सभी के रोंगटे खड़े हो गए। उनके सामने लाइटमैन का कटा हुआ सर पड़ा था और उसी से कुछ दूरी पर उसका धड़ अभी तक जमीन पर पड़ा हुआ तड़प रहा था। ओह नो, ये कैसे हो गया इसके साथ? यहाँ पर भी कैमरा लगा था ना? चेक करो कैमरे में क्या हुआ है। कैमरामैन ने जैसे ही वहां का कैमरा चेक किया तो उसमें ब्लर लाइंस के अलावा और कुछ नहीं था। उसकी एंडिंग में बस सामने लाइटमैन का कटा हुआ सर और उसका तड़पता हुआ धड़ नजर आ रहा था। सर, आई एम सॉरी बट शूटिंग के लिए लोकेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कल से मेरे साथ भी यहाँ पर सब कुछ अजीब हो रहा है। लाइटमैन की जान चली गई। अगर हम में से किसी को कुछ हो गया तो क्या होगा? पता चल गया सर, ये देखिए वायर इसी से गर्दन कटी है। मैंने सुबह भी इसे बोला था कि इस वायर को ठीक कर ले। एक तो गर्दन कटी, ऊपर से करंट लगा। पुलिस को पता चला तो हमारी नाक में दम कर देगी। इसको यही रफा दफा करो, इसके किए की सजा हम नहीं भुगतेंगे। अपनी गलती की वजह से खुद मरा है और इसकी फैमिली वाले कुछ बोले तो पैसे भर देना। बहुत खर्चा किया इस मूवी के लिए मैंने, अपने पैसे बर्बाद नहीं कर सकता। लेकिन सर, ये लोकेशन ठीक नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम बस एक एक्ट्रेस हो, ठीक है? काम करना है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसे काम करो, वरना तुम्हारी बहुत रिप्लेसमेंट्स है मेरे पास। आज सब ठीक हो जाएगा तो अपने रूम में जाकर सीन की तैयारी करो। राधिका अपने रूम में जाकर नेक्स्ट सीन की रिहर्सल करने लगी। वो लगातार शीशे में देखती हुई अपने डायलॉग्स बोल रही थी। उसने मुझे धमकी दी है यश कि अगर अमावस्या तक हमने ये घर नहीं छोड़ा तो वो हम दोनों में से किसी को नहीं छोड़ेगी। किसी को भी नहीं छोड़ेगी। इस
इस बार उस भयानक आवाज को सुनकर राधिका बहुत बुरी तरह डर गई। उसे आईने में फिर से वही सरकटी औरत दिखाई दी, लेकिन इस बार वो राधिका की ओर बढ़ रही थी। नहीं 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 नहीं। राधिका हड़बड़ाती हुई जैसे तैसे करके जल्दी से शीशे के सामने से हट गई। तभी शीशे के अंदर अचानक से वही सरकटी हुई औरत बाहर निकल आई, जिससे पूरे शीशे के टुकड़े टुकड़े हो गए। उस तेज आवाज को सुनकर सभी लोग भागते हुए राधिका के कमरे में आ गए। क्या हुआ राधिका? आर यू ऑलराइट? ये शीशा कैसे टूट गया? नहीं, ठीक नहीं हूँ मैं। और अगर एक रात और यहाँ रुकी तो कल तक जिंदा भी नहीं बचूंगी। अगर आपको भी अपनी जान प्यारी है तो भाग जाओ इस भूतिया फिल्म सिटी से। नहीं करनी मुझे कोई भी मूवी शूट। जा रही हूँ मैं यहाँ से। मुझे अपनी जिंदगी इस मूवी से कहीं ज्यादा प्यारी है। राधिका ने अपना सामान उठाया और वहां से निकल गई। उसकी माँ एक दिल की मरीज थी, इसीलिए घर आकर उसने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया। वो आकर अपने कमरे में लेट गई। शूट की वजह से वो इतनी थक चुकी थी कि बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ गई। अगले दिन जब वो उठी तो न्यूज की हेडलाइंस देखकर उसकी रूह कांप गई। मूवी में उसके साथ काम करने वाले को एक्टर की मौत हो चुकी थी। ठीक लाइटमैन की तरह ही उसकी गर्दन भी उसके धड़ से अलग हो चुकी थी। अच्छा हुआ जो मैं वहाँ से लौट आई, वरना शायद मेरा भी यही हाल होता। तभी राधिका के रूम के शीशे से आवाज आती है, तुम्हारा भी यही हाल होता। उस भयानक आवाज की ओर जैसे ही राधिका देखती है, तभी अचानक से वो शीशा भी टूट जाता है और शीशे के उन टूटकर बिखरे हुए टुकड़ों में उस सरकटी औरत की परछाई दिखाई दे रही होती है। देश में कोरोना की दस्तक के बाद ट्रेनों की आवाजाही शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे, इसलिए रेलगाड़ी का स्लीपर कोच पूरा खाली पड़ा हुआ था। रेलगाड़ी को छूटे तकरीबन 1 घंटा हो चुका था। ट्रेन अपनी मैक्सिमम स्पीड के साथ हवा में बातें करती बढ़ी जा रही थी। बाहर तेज हवाएं चल रही थी और आसमान में घने बादल छाए हुए थे। ट्रेन के स्लीपर कोच में अपनी बर्थ के पास बैठा हुआ आदमी बेहद रहस्यमय लग रहा था। उसने सफेद रंग की शर्ट के साथ सफेद पैंट पहन रखी थी। उसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर कोई भाव नहीं था। पूरे कोच के खाली होने पर भी वो आधी रात को अकेला अपनी बर्थ पर बैठा हुआ एक अजीबोगरीब सी किताब के पन्ने पलट रहा था। इस डरावने माहौल में वो जो किताब पढ़ रहा था वो किसी पैरानॉर्मल सब्जेक्ट पर बेस्ड थी। आसपास के माहौल से बेखबर वो अपनी किताब में खोया हुआ था। कुछ देर बाद कोच में किसी के ट्रॉली बैग खींचने की आवाज सुनाई देने लगी। अपनी किताब से नजर हटाकर उसने सामने देखा। अचानक ही कोच की लाइट फ्लक्चुएट होने लगी और बाहर की बिजली के कड़कने की तेज आवाज भी सुनाई देने लगी। तेज हवा के कारण एकाएक खिड़की पर लगा कांच टूटकर कोच में बिखर गया। टूटे हुए कांच में से एक काला साया तेजी से अंदर आया, जिसे देखकर वो आदमी डर गया। अगले पल ठीक से देखने पर पता चला वो साया कुछ और नहीं बल्कि एक काला कौवा था। ट्रेन के अंदर का माहौल सचमुच बहुत रहस्यमय सा होता जा रहा था। तभी सामने से एक लड़का ट्रॉली बैग खींचता हुआ ठीक उसकी सीट के सामने आकर रुका और वहीं पर सामान एडजस्ट करके बैठ गया। चलती हुई ट्रेन में किसी सहयात्री का अचानक दिखाई पड़ना, वो भी जब पूरा डिब्बा खाली हो। किताब पढ़ता आदमी थोड़ा घबरा गया। उसने अपनी आंखों के आगे से किताब को नीचे कर सहयात्री की ओर देखकर एक फीकी सी मुस्कान दिखाई। हाय, मैं अभिनव। हाय, मैं श्याम। आप अचानक यहाँ? जानबूझकर श्याम ने अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया। ओह यस, एक्चुअली मैंने लास्ट मिनट पर ट्रेन ली तो मैं पीछे वाली बोगी में चढ़ गया था। टीसी ने कहा कि आप अपने कोच में जाकर बैठो, नहीं तो पेनल्टी लग जाएगी। उस सन की टीसी के कारण मुझे यहाँ आना पड़ा। अभिनव की बात सुनकर श्याम ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर से अपना ध्यान किताब की ओर लगा दिया। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद अभिनव ने श्याम से अगला प्रश्न किया। आप ये किताब पढ़ रहे हैं, मतलब आप इन सब बातों में मानते हैं? क्यों, आप नहीं मानते क्या? ये किताबों में छपने वाले किस्से कहानी पढ़कर तो मुझे हंसी आ जाती है।
इनको लिखने वाले अधिकतर वे लोग होते हैं जिन्होंने वास्तव में कभी प्रेत का सामना किया ही नहीं होता। आपने ये किताब पढ़ी है? बिना पढ़े ही आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि लेखक ने जो लिखा है सब कोरी कल्पना है? मैं ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि सच्चाई में प्रेत कैसे होते हैं। वास्तव में छलावा क्या होता है जानना चाहेंगे? क्या वाकई आपने कभी कुछ ऐसा अनुभव किया है? शाम की बात सुनकर अभिनव ने रहस्यमयी सी मुस्कान दिखाते हुए अपने पास रखी थर्मस के ढक्कन को खोला और चाय को 2 कपों में उड़ेलकर एक कप शाम की ओर बढ़ा दिया। अभी रात के 2 बज रहे हैं। ये प्रेत काल चल रहा है। इस समय मैं बाहर का कुछ भी खाता पीता नहीं हूँ। शाम की बात सुनकर चाय के कप से सुड़कियाँ लेते हुए अभिनव ने कहना शुरू किया, मैं सिटी हॉस्पिटल में मुर्दाघर में गार्ड की नौकरी करता हूँ। यूँ तो मेरी शिफ्ट रात को 9 बजे खत्म हो जाती है और मैं मुर्दाघर में ताला लगाकर अपने घर की ओर निकल जाता हूँ। लेकिन उस रात सड़क पर एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। मुर्दाघर में कई सारी डेड बॉडीज लाई गई थी। सारी फॉर्मेलिटीज होते होते रात के तकरीबन 1 बज गए थे। हॉस्पिटल वैसे भी शहर से बाहर बना हुआ है। रात के 1 बजे जब मैं घर जाने के लिए निकला तब सब सड़कें बिल्कुल सुनसान हो चुकी थी। हॉस्पिटल से मेरे घर जाने वाली सड़क पर कोहरे के बादल के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। मैं जैसे ही अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके आगे बढ़ा कि एक काली बिल्ली तेजी से दौड़ती हुई मेरी बाइक के आगे आ गई। मेरा संतुलन बिगड़ा और मैंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो मेरी बाइक के नीचे आ ही गई। दुखी मन से मैं बाइक के नीचे उतरा, लेकिन उसके बाद जो मैंने देखा मैं हैरान रह गया। मेरी बाइक के नीचे तो क्या, आसपास भी कोई बिल्ली नहीं थी, न ही मेरे टायर में खून जैसा कुछ था। अपनी खुली आंखों से मैंने बिल्ली को टायर के नीचे आते देखा था, फिर वो अचानक गायब कैसे हो गई। सकपकाता सा मैं वहां से उठा और अपनी बाइक को तेजी से सड़क पर दौड़ाने लगा। मेरी मोटरसाइकिल तेज स्पीड में कोहरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। कुछ देर में मैं मेन रोड पार करके जंगल से होकर गुजरने वाली रोड पर पहुंच गया था। अचानक ही ना जाने कहां से मेरे चेहरे पर एक सफेद रंग की चादर आकर लिपट गई। मैं बिल्कुल घबरा गया और इसी घबराहट में मेरी बाइक पेड़ से टकराकर नीचे गिर पड़ी। जैसे ही मैं नीचे से उठा वो चादर गायब हो चुकी थी। मैंने यहाँ वहां देखा पर मेरे अलावा दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। मुझे हल्की चोटें आई थी पर फिर भी अपनी चोट की परवाह न करते हुए मैं उठकर अपनी बाइक स्टार्ट करने लगा। उसी पल मैंने अपनी बाइक के साइड मिरर में देखा कोई सफेद सा साया जिसके पूरे चेहरे पर खून लगा है मेरी ओर आ रहा था। एक ही पल में वो साया बिजली की सी तेजी से मेरी ओर बढ़ा और ठीक मेरे पीछे पहुंच गया। घबरा कर मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब तो उस ठंडी रात में भी मैं पसीने पसीने होने लगा। मुझे समझ में आने लगा कि कोई छलावा मेरे साथ चल रहा है। किसी तरह अपनी धड़कन पर काबू करते हुए मैंने बाइक स्टार्ट की। तभी वहीं सफेद कपड़ों और खून टपकते चेहरे वाला साया मेरी बाइक के ठीक सामने दिखाई देने लगा। स्पीड ज्यादा होने के कारण मैं ब्रेक नहीं लगा सका और मेरी बाइक उसके शरीर के आर पार निकल गई। मुझे कपकपी छूट रही थी। अब तो मैं भगवान से किसी भी तरह वो सुनसान जंगल पार कराने की विनती करने लगा। लगभग 300 मीटर आगे बढ़ा हुआ कि एक लड़की जीन्स टॉप पहने हाथ में मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन किए मुझे देखकर हवा में हाथ हिलाने लगी। पास में एक स्कूटी जमीन पर गिरी दिखाई दे रही थी। मुझे लगा लड़की शायद मुसीबत में है, इसलिए मैंने बाइक रोक दी। अब प्लीज मुझे सिटी एरिया तक छोड़ देंगे? प्लीज प्लीज, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। लड़की की बात सुनकर मैं मना नहीं कर पाया और उसे अपने पीछे बिठा लिया। लड़की भी बड़ी आराम से बाइक के पीछे बैठ गई। अब मैं 1 से 2 हो गया था। वो कहते हैं ना कि 1 से भले 2, इसलिए डर भी थोड़ा कम लग रहा था। माहौल को थोड़ा सहज करने के लिए मैंने लड़की से अगला प्रश्न पूछा, आप इतनी रात को यहाँ कैसे? मैं कुछ जरूरी काम से लगभग 10 बजे घर से निकली थी। तो फिर तब से यहीं खड़ी हुई हो? अब तो लगभग 2 बज रहे हैं। हाँ, जंगल में मेरी स्कूटी के सामने न जाने कहां से 2 छोटे छोटे बच्चे आ गए। उन्हें बचाते बचाते मेरी स्कूटी एक पेड़ से जाकर टकराई। तेज स्पीड होने के कारण मेरी स्कूटी के परखच्चे उड़ गए। ओह माय गॉड, लगता है ये जंगल रात में सेफ नहीं है। मेरा भी कुछ आपके जैसा ही एक्सपीरियंस हुआ है अभी। चलो, थैंक्स टू गॉड कि स्कूटी के परखच्चे उड़ने के बाद भी आप सही सलामत हैं। तुमने स्कूटी के पास मेरी खून से सनी हुई लाश नहीं देखी थी क्या?
उस लड़की की बात सुनकर मेरा डर के मारे खून जम गया था। किसी तरह हिम्मत करके मैंने साइड मिरर से पीछे की सीट की तरफ देखने की कोशिश की। मेरी बैक सीट बिल्कुल खाली थी। मैं जिससे अभी तक बातें कर रहा था वो वास्तव में थी ही नहीं। अगले ही पल मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं लगभग अपनी चेतना खोने ही वाला था कि मेरे कानों में कुछ गीला सा स्पर्श हुआ और ऐसा लगा कि कोई सामने खड़ा होकर मुझे पुकार रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं होश में हूं या बेहोश। मेरे कानों में आती अभिनव अभिनव की भयानक डरावनी आवाज और वो सफेद कपड़े वाले साए को मैं खुली आंखों से महसूस कर सकता था। इतना सब देखने के बाद मैं बेहोश हो गया। वाओ, इंटरेस्टिंग। आप तो बड़े अनुभवी और जानकार आदमी निकले। आपका अनुभव वाकई रोंगटे खड़े करने वाला है। आपने तो खुली आंखों से प्रेत को देखा है और मान गए आपकी हिम्मत को कि ऐसे डरावने जंगल में आप एक लड़की की मदद करने के लिए रुक गए। अच्छा, आप जानना चाहते थे ना कि मैं भूत प्रेत और छलावे में यकीन करता हूं या नहीं? आपको एक राज की बात बताता हूं। ये जो किताब मैं पढ़ रहा हूं ना, ये कोई आम किताब नहीं है। इस किताब में जितने भी किस्से हैं वो सब सच्ची घटनाएं हैं। आपको इनमें से एक कहानी सुनाता हूं। एक प्राइवेट डिटेक्टिव थे, नाम था उनका चंद्र मोहन अग्रवाल। जो भी बड़े से बड़े केस पुलिस और सीआईडी से नहीं सुलझ पाते थे, पुलिस की ओर से अंदर ही अंदर चंद्र बाबू को उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था। चंद्र बाबू में न जाने ऐसी क्या बात थी कि हर गुत्थी उनके सामने आकर जैसे खुद ब खुद खुल जाती थी। चंद्र बाबू जितने काम के बंदे थे उतने ही रहस्यमयी भी थे। उनका दुनिया समाज में किसी के साथ उठना बैठना नहीं था। हमेशा मुर्दों की तरह सफेद कपड़े पहनते, चेहरा ऐसा लगता जैसे कोई भाव न हो। न खाने पीने के शौकीन थे, न बोलने चालने के। रुपयों का भी उन्हें कोई लालच नहीं था। फिर भी असंभव से असंभव केस वो चुटकी बजाकर सॉल्व कर लेते थे। एक बार एक सब इंस्पेक्टर जो नया नया महकमे में भर्ती हुआ था, उसे चंद्र बाबू के बारे में पता चला। जो गुत्थी हमारा पूरा डिपार्टमेंट नहीं हल कर पाता है, आखिर एक रात में ये चंद्र बाबू ऐसा क्या करते हैं कि केस के सारे पत्ते इनके सामने खुल जाते हैं। सब इंस्पेक्टर इस चंद्र बाबू की पहेली को सुलझाना चाहता था, इसलिए उसने सबसे पहले उनका पता निकाला। चंद्र बाबू जहाँ रहते थे वो एक पुरानी हवेली थी। हर तरफ झाड़ियां और गंदगी का अंबार लगा हुआ था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई वहां रहता है। दिन ढल गया था। सब इंस्पेक्टर चंद्र बाबू के कमरे के पास की खिड़की के पास छिपा हुआ था। आज वो इस बंद दरवाजे के पीछे का रहस्य जानना चाहता था। क्या लगता है आपको, इस बंद दरवाजे का क्या रहस्य हो सकता है? मेरी उत्सुकता तो चरम पर है। आप ही बताइए, इंस्पेक्टर को उस खिड़की से क्या दिखाई दिया? प्रेत आग से दूर रहते हैं, ये तो सुना ही होगा आपने। जी जी जी, सुना तो है। अरे आग से याद आया, फिर तो अपनी सुरक्षा के लिए माचिस तो जरूर रखते होंगे आप। क्या मतलब क्या है आपका? नहीं नहीं, मेरे पास कोई माचिस नहीं है। अरे वो थोड़ा सिगरेट पीने की तलब उठी तो पूछ लिया। सिगरेट पीकर आगे की कहानी सुनाने का मजा ही कुछ और होगा। शाम की बात सुनकर अभिनव जैसे सिरे से उखड़ गया था। देखिए, आप आगे की कहानी सुनाइए या मत सुनाइए, आपकी मर्जी, लेकिन मेरे सामने सिगरेट का नाम मत लीजिए। ठीक है, आप आराम से सिगरेट पी लीजिए, मैं चलता हूँ। अरे यार, ऐसे कहानी अधूरा छोड़कर कैसे जा सकते हो? अब तो तुम्हें कहानी पूरी सुननी पड़ेगी। तुम तो सिगरेट के नाम से ऐसे घबरा रहे हो जैसे तुम ही प्रेत हो। ये क्या बेकार की बातें कर रहे हैं आप? चलो शांत हो जाओ और आगे सुनो। इंस्पेक्टर खिड़की के बाहर खड़ा होकर अंदर देखने लगा। कुछ ही पलों में उसने देखा कि चंद्र बाबू के साथ कमरे में एक धुआंनुमा आकृति बैठी बातें कर रही है। धीरे धीरे वो धुआं एक विशाल भयानक शक्ल वाले जिन में बदल गया। जिन चंद्र बाबू के साथ बातें कर रहा था और इंस्पेक्टर वहां खिड़की के पीछे छुपकर सब कुछ देख रहा था। लेकिन कहते हैं ना, इंसान की नजर से तो आप एक बार बच सकते हो, लेकिन इन भूत प्रेत और जिन की नजर भेद पाना नामुमकिन होता है, और इनकी नजर से इंसान कभी नहीं बच सकता। जैसे ही जिन को लगा कि उसका भेद इंस्पेक्टर के आगे खुलने को है, उसने इंस्पेक्टर को झट से दबोच लिया।
उस रात जिन ने 2 शिकार किए, एक चंद्रबाबू का, दूसरा उस सब इंस्पेक्टर का। ये क्या बात कर रहे हैं आप? अगर ये कहानी सच्ची है और जिनका राज जानने वाले दोनों लोग मारे गए थे, तो इस कहानी को किताब में किसने लिखा? आप अभी भी नहीं समझे अभिनव बाबू? ये किताब उसी जिन ने लिखी है। जब भी वो नया शिकार करता है, उसकी कहानी इस किताब में लिख देता है। तो ये किताब आपके पास कैसे आई? क्योंकि मैं ही वो जिन हूँ और मेरा अगला शिकार तुम हो। इतना कहते ही शाम की शक्ल बदलने लगी। कुछ ही पलों में वो एक 10 फीट का भयानक शक्ल वाला जिन बन चुका था। इससे पहले कि अभिनव कुछ कर पाता, जिन ने उसकी गर्दन मरोड़कर उसका शिकार कर लिया। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।